दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। पहले की हमने कई वीडियोस में देखा था। देखिए, हम मूल अधिकारों को पढ़ चुके थे और मौलिक कर्तव्य क्या है ये भी संविधान द्वारा जो नागरिक हैं उनको दिए गए हैं। पहले कुछ मौलिक अधिकार दिए गए तो कुछ लोगों को लगा कि मौलिक अधिकार है और अगर मौलिक कर्तव्य नहीं बनेंगे तो इन मौलिक अधिकारों का हनन होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मौलिक कर्तव्यों का भी निर्माण किया गया। वर्तमान समय में ये टोटल कितने आपको देखने को मिलेंगे, ये देखने को मिलेंगे आपको 11। ठीक, जो 42वें संविधान जो हमारी अनुच्छेद है अन्य बातों के साथ नागरिकों को 10। देखिए, पहले जो है जो मनुष्य हैं उनको अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों से भी जोड़ें, तब जाके जो मूल अधिकार हैं उनको ठीक से जो है हम मतलब सही रख सकते हैं, वरना अधिकारों का ही हनन होने लगेगा। तो देखिए, वर्तमान समय में ये 7 है, हम फटाफट से पढ़ लेते हैं। तो पहला वाला हमारा संविधान का जो कर्तव्य है वो कहता है, मूल कर्तव्य, कि संविधान का पालन करें और उसके आदेशों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। देखिए, ये सभी का कर्तव्य बनता है कि अगर कहीं पे राष्ट्रगान बज रहा है तो आप साधारण होकर खड़े हो जाएं। कुछ लोग होते हैं कि वो चलते फिरते रहते हैं। जब एक नियम कर्तव्य बना दिया गया है, जब कुछ रूल्स बना दिए गए हैं तो उनको फॉलो करना हमारा खुद का एक नागरिक है, हम राष्ट्र के, तो हमारा कर्तव्य बनता है। यानी हम क्या कर सकें, उसके आदेशों का, उसकी संस्थाओं का, यानी संविधान के द्वारा बने हुए रूल्स को मान सकें, राष्ट्रध्वज का सम्मान कर सकें। आप राष्ट्रध्वज को पैरों के नीचे नहीं कुचल सकते या उसका कोई बैग नहीं बना सकते, उसके कपड़े बना के नहीं पहन सकते। यानी वो जो 3 रंग बने हुए हैं अगर वो साथ में हैं तो आप उनका गलत प्रयोग नहीं कर सकते। उसका सम्मान करना आपका कर्तव्य है। तो देखिए, इसके अंदर कह रहे हैं प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि पूर्ण निष्ठा के साथ संविधान का पालन करें, क्योंकि यही देश का सर्वोच्च कानून है। उसके आदेशों, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद आदि संस्थाओं जैसे संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका का सम्मान करना भी नागरिकों का परम कर्तव्य है। हम जितने भी लोगों को देखते हैं, यानी सरकार द्वारा बनाई गई जितनी भी चीजें हैं उनके रूल एंड रेगुलेशन को मानना भी हमारा कर्तव्य है। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य निर्धारित किया गया है किसके द्वारा? संविधान द्वारा। फिर देखिए, अगला वाला हमें कहता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखने और इनका पालन करें। देखिए, जितने भी महात्मा गांधी हुए, भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए हैं, इनसे प्रेरणा लेनी है हमें। ठीक, हम भी उन्हीं की तरह समर्पण कर सके अपने राष्ट्र के प्रति। और देखिए, शिक्षा का एक मूल उद्देश्य हमारा यही है कि बच्चे को अपने राष्ट्र के प्रति सजग करना है। आप छोटे छोटे से भी स्तर से शुरू कर सकते हैं, आप छोटे छोटे लोगों की मदद कर सकते हैं। आजकल लोग एक दूसरे की मदद करने से कतराते हैं कि मैं इसकी मदद क्यों करूं। अगर देखिए, आप सच में एक राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक है तो कोई अगर यदि आप जानते भी नहीं है तो भी आप उसकी मदद कर सकते हैं। वरना एक्सीडेंट होता है, इंसान फोटो क्लिक करने लगता है और उसको बचाने की बजाय। तो अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आपका कर्तव्य है ये कि आप अपने आसपास की जो प्रकृति है आपकी, देखिए मनुष्य भी एक प्रकृति के अंतर्गत आता है, तो वो क्या है, आप उसको मतलब बिल्कुल अच्छा रखने का, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, मनुष्य हो गए, तो इनको सही रखने का जिम्मा आपके ऊपर है। तो यानी हम प्रेरणा ले सके काहे कि आंदोलन स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की भावनाएं, धर्मनिरपेक्षता, साम्राज्य का विरोध आदि आदर्शों से प्रेरित था। आज के संदर्भ में भी इन आदर्शों का प्रासंगिकता से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, हमें अपने राष्ट्र के बारे में सोचना ही पड़ेगा, इसलिए इन कर्तव्यों का पालन करना हमारा अधिकार ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। फिर कह रहे हैं, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण रखें। यानी भारत की संप्रभुता का समर्थन प्रत्येक नागरिक का पावन कर्तव्य है। जो प्रभुसत्ता है वो क्या है? 2 प्रकार की, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक प्रभुसत्ता का क्या अभिप्राय है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति, समुदाय, संस्था ऐसी नहीं है जिसकी शक्ति उसके समकक्ष हो। राज्य सर्वोपरि है और वह सबको आदेश देता है। जब हम राज्य की आंतरिक प्रभुसत्ता की समर्थन करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हम राज्य के आदेश का पालन करें। इस प्रकार इसका समर्थन अर्थ यह निकलता है कि कानूनों का पालन करना नागरिकों का अपनी कर्तव्य है। यानी बाह्य प्रभुसत्ता का अर्थ है कि राज्य की किसी दूसरे राज्य के आदेश ना लें। जब कोई राज्य हमारे देश में आक्रमण करता है तो वह यथार्थ में ही हमारी प्रभुसत्ता को चुनौती देता है। ऐसे अवसरों पर नागरिकों का कर्तव्य है कि वे उस चुनौती को स्वीकार करें और उसके राज्य की प्रतिरक्षा में योगदान दें। देखिए, अगर राष्ट्र में कभी भी आपकी आवश्यकता होती है या कभी भी सरकार द्वारा आपके लिए मतलब आपके निर्वाह के लिए अगर कोई आता है प्रस्तुतिकरण, तो आपको स्वीकार लेना है, आपको मदद करनी है। ठीक, फिर अगला अगर हम देखें तो चौथा हमारा मूल कर्तव्य कहता है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देखिए, माता पिता होते हैं जो आर्मी में बच्चे जाते हैं जिनके, वो पहले से ही समर्पित होते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई कह दे कि पैसे देकर आपको मार दिया जाएगा तो शायद आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन देखिए पैसे देकर भी लोग मरना नहीं चाहते।
एक वो लोग हैं जो आर्मी में जाते हैं। देखिए, खुद के अंदर इतनी ताकत या इतनी हिम्मत होनी चाहिए जो खुद को समर्पित करने की, क्योंकि हर किसी के अंदर खुद को समर्पित कर पाने की हिम्मत नहीं होती है। तो यानी कह रहे हैं कि देश की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का पावन कर्तव्य है। देश की रक्षा में नागरिकों की रक्षा निहित है। राष्ट्र की हर प्रत्येक सेवा के लिए नागरिकों का सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए। राष्ट्र पर संकट उपस्थित होने पर व्यक्तिगत स्वार्थों को भुलाकर राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। यदि देश में सैनिकों की आवश्यकता हो तो नागरिकों को स्वयं से स्वेच्छा से भर्ती हो जाना चाहिए। देखिए, कोविड जैसी महामारी में एक आधों को खाना तक नहीं मिल पाया था। लोग अपने स्वार्थ की वजह से, अगर आपके पास कुछ सुविधा हो पा रही है तो आप दूसरों को भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। ऐसी स्थिति बन गई थी। देखिए, आगे आने वाले टाइम में किसी ने किसी को नहीं देखा। ये दुनिया गोल है, कल उनके साथ हो रहा है, आज आपके साथ हो सकता है। आप एक साथ तालमेल सामंजस्य बैठा के चलेंगे तो वो आपकी मदद करेगा और आप किसी और की मदद करेंगे। यही वाली प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए, जिससे कि एक राष्ट्र अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा। तो क्या है, ये कह रहे हैं कि यदि सैनिकों की आवश्यकता हो तो नागरिकों को स्वेच्छा से, देखिए लोग आर्मी की जो भर्तियां हैं उसमें जाने से कतराते हैं, तो अपने आप अपने मन से एक प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा होनी चाहिए कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। ठीक, तो ये वाला कर्तव्य हमारा ये कहता है। देखिए, अगला कर्तव्य हमारा कहता है कि भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और देश या वर्ग पर आधारित सभी लिंग भेदभावों ठीक के परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। आपस में ही लड़े मरे जा रहे हैं कि तुम हिंदू, तुम मुस्लिम, तुम सिख, तुम ईसाई। तो किसी भी धर्म को, धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा, तो किसी भी धर्म को ना मानकर हम समानता का भाव रखें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ना करें कि तुम हमारे धर्म को बुरा कहते हो, तुम हमारे धर्म को बुरा कहते हो। पहले स्त्रियों की दशा इतनी दयनीय थी कि उनके लिए तो कुछ कहना भी व्यर्थ ही होगा। लेकिन जो हमारा संविधान है उसने समानता का अधिकार दिया है। लिंग, जाति, धर्म के आधार पर आपको बांटा नहीं जाएगा। जो निचले कास्ट के, जो नीचे कास्ट के लोग हैं, जो शूद्र हैं, उन्हें तो बहुत ही बुरी दृष्टि से देखा जाता था और आज भी कहीं ना कहीं वो बरकरार है। लेकिन कह रहे हैं कुछ समानता लाने के लिए संविधान ने कुछ नियम बनाए हैं, आपको नियमों का पालन करना आपका कर्तव्य है। ठीक, तो ये मौलिक अधिकार का हमारा मौलिक कर्तव्य का ये 5वां कर्तव्य हमारा कहता है कि हमें सभी को समानता से देखना है। तो प्रत्येक नागरिक को भ्रातृत्व की भावना का विकास करना चाहिए और सबको समान समझकर समरसता का सृजन करना चाहिए। उसे धर्म, भाषा और प्रदेश तथा वर्ग भेद की संकुचित परिधि से परे होकर सभी भारतीयों को अपना बंधु समझना चाहिए तथा अन्य सभी व्यक्तियों में इसी भावना का उद्भाव करने का प्रयास करना चाहिए। देश का प्रत्येक नागरिक समान है और धर्म, भाषा, प्रदेश तथा वर्ग भेद के कारण किसी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। भारतीय संविधान को प्रस्तावना में बंधुत्व की भावना के विकास पर विशेष बल दिया गया है। फ्रांस के क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व को एक समान महत्व दिया था, क्योंकि बंधुत्व देश की एकता एवं स्वतंत्रता के लिए परम आवश्यक तत्व है। ठीक, तो ये वाला हमारा 5वां हो गया। देखिए, अगला अगर हम देखें तो 6वां हमारा कहता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्रत्येक देश को अपनी समाज और संस्कृति, जो भी हमारी सभ्यता, जो हमारी संस्कृति चली आ रही है, हमें उसका विशेषकर ध्यान देना है, हमें उसको संजोए रखना है, जिसके अंतर्गत समाज की धर्म, कला और आचार आदि से संबंधित मान्यताएं आदि हैं। जैसे हम देखते हैं पुराने जो हमारे प्राचीन स्थल हैं, उन्हें जैसे आप तोड़ रहे हैं उन्हें, या फिर उन पर कुछ लिख रहे हैं, तो क्या है, आपका कुछ कर्तव्य है कि नहीं है उन धरोहर को जैसी वो है वो वैसी बनाए रखने में आप मदद करें। फिर कह रहे हैं संस्कृति को स्थायित्व प्रदान करती है। एकता, विश्व बंधुत्व, सर्वधर्म समभाव, साहित्य, सत्कार, शरणागत की रक्षा, त्याग आदि आदर्श हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के अंतर्गत आते हैं। देखिए, कोई शरणागत है, मतलब आने वाला कोई व्यक्ति है, आप त्याग कर सकें, आप अपनी जो आदर्श है, अपनी संस्कृति को गौरवशाली बना सकें, जिसका महत्व प्रत्येक नागरिक को समझना चाहिए तथा इस परंपरा को सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक देश की संस्कृति ही नहीं अपितु वहाँ स्वयं भी अपने महान आदर्श पर ही जीवित रहता है। आपकी सभ्यता और आपकी संस्कृति के द्वारा आपका समाज आज भी निहित है। ठीक, चाहे वो भारतीय समाज हो या कोई और हो, ठीक, किसी और देश में भी अलग तरीके की संस्कृति, अलग तरीके का कल्चर देखा जाता होगा। फिर अगर देखिए 7वां हमारा कर्तव्य कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण को, जिनके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन जीव भी हैं, रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना भी पावन कर्तव्य है। आप देखते हैं लगातार लोग पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, नदियों को गंदा करते जा रहे हैं, उसी में सारा काम हो जाएगा। तो ये किसकी जिम्मेदारी है?
आप गंदा कर रहे हैं, अगर आप गंदा करेंगे तो आप खुद ही मरेंगे। पर्यावरण को अगर आप सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, साफ सुथरा नहीं रख पा रहे हैं, तो आप सत्या मरने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका कर्तव्य है, अगर आप उसको स्वच्छ रखेंगे तो आपका जीवन चल पाएगा। लेकिन इस बात पे खाली ये कहने को हो गया है, लेकिन कोई इस पे ध्यान नहीं देता ज़्यादातर। देखिए, हम कहीं भी कूड़ा कचरा डाल देते हैं, हम एक डस्टबिन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक, उसको हम कैसे रिसाइकल कर सके उस पर सोच सकते हैं, लेकिन जिसका जहां मन करा वहां पे कूड़ा फेंक दिया, ठीक। फिर कह रहे हैं क्योंकि वन, झील, नदी, वन्यजीव देश की आर्थिक समृद्धि में सहायक हैं तथा ये देश की संपदा के अंतर्गत आते हैं। फिर देखिए अगला, देखें तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अगला, तो इसके अंतर्गत हम समझते हैं कि नागरिकों को अंधविश्वास या परंपरा अनुयायी न होकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अनुमान होना चाहिए कि अगर ये काम हो रहा है तो ये काम क्यों हो रहा है, मतलब इसका कोई रीजन तो होगा, तो उस रीजन को खोज सके, ठीक। इस कहने का तात्पर्य है कि उन्हें प्रत्येक परिस्थिति में उस पथ का अनुसरण करना चाहिए जो विज्ञान सम्मत हो, जिस पर चलने के लिए अपनी बुद्धि का समर्थन कर सके, और इसके साथ ही प्रत्येक नागरिक को मानवतावादी भी होना चाहिए। आपके अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, आप केवल पीछे पीछे ना चलें, आप चूहे के दौड़ में ना दौड़े, खुद की बुद्धि लगाएं कि आपको क्या करना है। जिसने आपको जिधर मोड़ दिया उधर ना चलने लगे, खुद की कुछ मतलब लॉजिक लगाएं, आप कुछ अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, आपने जो भी सीखा अपने जीवन में उसका प्रयोग करें। अगर मना कर दिया किसी ने, अरे उनका ना करना, तो आप उनका नहीं कर रहे हैं, मतलब ज़रूरत है फिर भी ना करें। तो ये आपकी पढ़ाई का क्या फ़ायदा, या आपके सीखने का क्या फ़ायदा, या आपके जीवित रहने का क्या फ़ायदा, अगर आप देश की रक्षा या सेवा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। फिर देखिए अगला, अगर हम देखें तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। कह रहे सार्वजनिक संपत्ति की हर प्रकार से रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य है। नागरिकों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचे अथवा उसके नष्ट होने की शंका हो। सार्वजनिक संपत्ति जनता की ही संपत्ति है और उसे क्षति पहुंचाना स्वयं अपनी संपत्ति को नष्ट करने के समान होगा। नागरिक जिस प्रकार अपनी संपत्ति की रक्षा बड़ी तत्परता से करते हैं, ठीक उसी प्रकार उन्हें राष्ट्र संपत्ति की भी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इस पर जो धन खर्च किया गया है वह जनता से ग्रहण किया करके संग्रहित किया गया है। कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे पार्क हो सकता है, तो अगर आप उसको खराब कर रहे हैं, उसको उजाड़ रहे हैं, तो ये आपका भी तो कर्तव्य है कि आप उसकी रक्षा करें। क्यों? क्योंकि हम पुलिस स्टेशन हो गया या कोई भी चीज़ हो गई, ठीक, हॉस्पिटल्स हो गए, अगर हम उसमें से कुछ तोड़ा फाड़ी कर रहे हैं, या कोई भी धार्मिक या कोई भी स्थल हो गया, ठीक, सार्वजनिक स्थल हो गया, तो उसको अगर हम सुरक्षित रखेंगे तो ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमने ही टैक्स भरे हैं, ठीक, तो या फिर हमने ही पैसे दिए हैं, हमसे ही चंदा एक तरीके का इकट्ठा किया गया है, तब वो चीज़ें बन पाई हैं। तो अगर आप ये रखेंगे, सोच रखेंगे, तो आप थोड़ा आगे बढ़ सकेंगे सब चीज़ों से। तो अगर हम उनको मतलब सुरक्षित रखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम राष्ट्र के विकास कर सकते हैं, लोगों की मदद कर पाएंगे जिससे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए 10वां क्या कहता है, तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने एवं का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। प्रत्येक नागरिक का ये पावन कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत एवं सामूहिक क्षेत्र में विविध विषयों की उन्नति की ओर निरंतर अग्रसर हो, जिससे राष्ट्र के उत्थान के लिए किए जाने वाले विरल प्रयास एवं उनके फलस्वरूप प्राप्त उपलब्धियां सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकें। इससे नागरिक तथा राष्ट्र दोनों का भी उत्थान होगा। वास्तव में देखा जाए तो हमारे संविधान में नागरिक के उपयुक्त 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा दोष दूर हो गया, ठीक है, क्योंकि पहले परेशानी होती थी। देखिए एक और हमारा है 11वां, जो बाद में जोड़ा गया था, बाल अधिकार का अनुच्छेद ए, अब तो खैर हट गया है, जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसको 21 का में रख दिया गया है, ठीक है, 21 आ में रख दिया गया है। क्योंकि इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों की आयु के लिए क्या है, माता पिता एवं संरक्षक हो जो अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध करवाएं, ठीक। और जो हमारा 21A में है, 21A में यही वाला हटा दिया गया है। ये जो 51A में था, इसमें क्या है, 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। तो अभी क्या है, इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत पड़ेगा। सभी तरीके के आयोग पढ़ेंगे, सभी तरीके के हम लोग जो नीतियां हैं, जितनी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 68 वाली, 86 वाली, और फिर उसमें जो हमारे परिवर्तन होते चले गए, यशपाल की जो उन्होंने लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की थी 1992 में, उसके बाद 2000 वाली जो के कस्तूरी रंगन वाली है, उन सबको हम डिस्कस करेंगे।
और जितने आयोग हैं, तो सबसे पहले वो जो आयोग आया था, राधा कृष्णन आयोग आया था 1948 में, फिर 1952 में जो मुदालियर आयोग आया था, फिर 1964 में जो हमारा कोठारी आयोग आया था। उन आयोगों को समझेंगे। और जो हमारे लॉर्ड मैकाले थे, उनका क्या कहना था, अंग्रेजी पद्धति कैसे लाई जाए, और जितने भी पत्र हैं, जितनी भी आयोग हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छी वीडियोस चाहिए हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।